जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास में लेकर, मैंने आपको कल ही बता दिया था कि हम न्यायपालिका नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको सारी क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी, और अच्छी का मतलब मेरा यही होता है कि आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और जो भी कमेंट्स है, आपके कोई भी डाउट आता है तो उसको कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सुधार करूंगा, या हो सकता है आपको कोई और जानकारी चाहिए तो मैं उसको भी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तो आप मुझे हर तरीके से बता सकते हैं। तो दोस्तों, एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि लगातार, मतलब कि कहते हैं ना कि एक दिन में लगातार जैसे आपने 12 घंटे पढ़ लिया और अगले दिन आपने छुट्टी कर ली, तो ऐसा मत करिए। थोड़ा पढ़िए और लगातार पढ़िए। कहने का मतलब ये है कि आपने एक दिन तो 12 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन आपने पढ़ा ही नहीं, तीसरे दिन आपने पढ़ा नहीं, चौथे दिन आपने फिर 12 घंटे पढ़ा, फिर आपने 2 दिन का फिर गैप कर दिया, तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, 4 4 घंटे करके पढ़िए, और लगातार पर डे पढ़िए। तो यही है, हमेशा उन्हीं को जीत और हो, कहते हैं ना, जीत हमेशा उन्हीं को मिलती है जो लगातार अपना निरंतर प्रयास करते हैं। तो चलिए, हम टाइम को देखते हुए अपने क्लासेस की तरफ चलते हैं। ओहो, आज तरुण भाई, हमारी टीम के सदस्य जो टेक्निकल काम संभालते हैं हमारा, उन्होंने हमारे लिए कुछ लिखा है आज। देखिए, सबके अपने तथ्य हैं, सबके अपने तर्क हैं, सफल हुए तो तारीफें, वरना मेहनत व्यर्थ है। तो समझे आप लोग कि भाई सबके अपने अपने तथ्य होते हैं। आपका सोचने का तथ्य अलग होगा, मेरा कुछ अलग होगा। अगर आप सफल होगे या मैं सफल होगा, कोई भी सफल होता है तो सब तारीफें करते हैं, वरना सब सब कुछ ऐसे ही बोलते हैं कि व्यर्थ है, ये तो बेवकूफ़ हैं, पागल हैं, पढ़ाई नहीं करते थे, ये करते थे, ऐसी बहुत बातें। इन सब चीज़ों से दूर हटिए, निराश मत होइए, और मैं भी आपके साथ हमेशा निरंतर बना हुआ हूँ। तो चलते हैं हमारी क्लास की तरफ, बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? न्यायपालिका। न्यायपालिका। भारत में न्यायपालिका है, जुडिशरी ऑफ इंडिया। जुडिशरी ऑफ इंडिया। भारत में न्यायपालिका या भारत की न्यायपालिका। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले तो यही आता है, क्योंकि भाग व अनुच्छेद अलग ही लिख रहा है उसमें। जब हम हमारा थंबनेल आप लोग देखते होंगे कि हम क्या चल रहे हैं, भाग व अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको पार्ट बता देता हूँ। पार्ट किस में आएगा? ये पार्ट नंबर 5। 5 में ही क्या है हमारे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, ये सारे किस पार्ट में आ जाते हैं? तो 5 में आ जाते हैं। और 5 5 में ही हमारी न्यायपालिका। और आर्टिकल कहाँ से शुरू होते हैं हमारे? आर्टिकल 124। इसमें क्या कहा गया है कि भारत का एक भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। न्यायालय होगा। आर्टिकल किसमें किसमें बोला गया है? ये आर्टिकल 124 में। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 124 किस, आर्टिकल 124 जो है उसमें क्या है, तो आपको पता होना चाहिए किसमें है, न्यायपालिका की बात करी गई है। और इसमें थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसके बारे में कि भारत में जो न्यायपालिका का उदय है वो कहाँ से हुआ। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको शुरू में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। तो उसके थ्रू 1774 में भारत में कलकत्ता में सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई, या फिर कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट एक्ट आया, और उसके माध्यम से सन 1774, मैंने पहले भी बताया होगा आपको जब हम पृष्ठभूमि पढ़ रहे थे, 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। स्थापना
की गई। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। ये किससे पहले है? ये आजादी से पहले है। अगर हम बात करें आजादी के बाद की, तो 26 जनवरी सन 1950 को हमारा जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और इसके बाद में हम बात करते हैं जो इसमें जैसे हमारे अभी कोई विधि होती है या फिर कोई कुछ भी होता है, उसमें सबसे जो लास्ट या व्याख्या करता होगा वो कौन होगा? हमारे भारत का सर्वोच्च न्यायालय का। लेकिन आजादी से पहले ये नहीं था। आजादी से पहले प्रीवी काउंसिल कहाँ हुआ करता था? तो वो लंदन में हुआ करता था। कहाँ हुआ करता था आजादी से पहले प्रीवी काउंसिल? आजादी से पहले अभी कहाँ है? अभी हमारा सर्वोच्च न्यायालय प्रीवी काउंसिल आजादी से पहले कहाँ हुआ करता था? प्रीवी प्रीवी काउंसिल आपको पता होना चाहिए कहाँ हुआ था, करता था लंदन में। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम स्पेशल में न्यायालय के बारे में पढ़ रहे होंगे, सर्वोच्च न्यायालय, तो उसके बारे में बताऊंगा। इसके सबसे पहले सर्वप्रथम सदस्य कौन कौन थे 1774 में जब ये बनता है? 1774 में मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे। कौन थे जी? एलिजा इम्पे। अन्य सदस्य कौन कौन थे? ये कौन हो गए? मुख्य न्यायाधीश। आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जब सर्वप्रथम 1774 में इसका सृजन हुआ था, हमारे जो उच्चतम न्यायालय था कलकत्ता में, कहाँ पे हुआ था ये? तो मैं ये भी लिख देता हूँ आपको यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर? कलकत्ता। कलकत्ता या कोलकाता। तो आपको पता होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। और कौन थे इनके अन्य न्यायाधीश? एक, दो, तीन। रॉबर्ट चैम्बर्स। कौन थे? रॉबर्ट चैम्बर्स। जॉन हाइड। सेकंड कौन थे? जॉन हाइड। और फोर को ये, और थर्ड कौन से थे अन्य न्यायाधीश है ये? लिम्बेस्टर। टोटल कितने हुए? चार। मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर, और तीन ये रॉबर्ट चैम्बर्स, जॉन हाइड और लिम्बेस्टर, ये तीन अन्य सदस्य हुआ करते थे उस टाइम पे सबसे प्रथम। उसके बाद में हम बात करते हैं कि न्याय प्रणाली कहाँ से ली गई है हमारी भारत की, जो अब वर्तमान समय में है। वर्तमान की बात करते हैं हम। वर्तमान में न्याय प्रणाली, न्याय प्रणाली, तो कौन सा एक्ट से? 1935 एक्ट से या अधिनियम 1935 से कहाँ से ली गई है? तो आपको पता होना चाहिए। एक अखिल भारतीय संघ की जो उसमें स्थापना हुई थी, तो एक्ट ऑफ 1935 से। और इसकी बात करते हैं हम, तो 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्याय, भारत के जो अभी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय है, उसका स्थापना। ये आजादी के बाद। आजादी के पहले मैंने आपको बताया, और आजादी के बाद ये बताया। कहाँ से लिया गया? जो एक्ट 1935 हुआ था उसमें। और इसमें सर्वप्रथम कार्रवाई या कुछ जो काम काज करा गया था, वो कब कराया गया था? वो करा गया था कार्य, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको। कार्य जो करना शुरू हुआ था 28 जनवरी 1950 को।
50 को शुरू होता है। ठीक है जी। आर्टिकल मैंने आपको बता दिया है। आर्टिकल कहाँ से शुरू है ये? आर्टिकल 124। इसमें भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और एक मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश ही क्यों लिख रहा हूं, अन्य सदस्य क्यों लिख रहा हूं? और अन्य सदस्य, अन्य सदस्य, मुख्य न्यायाधीश। अगर बात करें हम वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में कितने सदस्य हैं टोटल? तो टोटल हैं 1+33। आपके मन में ये आएगा भैया आप ऐसे 1+33 क्यों लिख रहे हो? क्योंकि एक तो हो गए हमारे मुख्य न्यायाधीश, हमेशा वन का जो प्रयोग होता है वो होता है किसके लिए? तो मुख्य न्यायाधीश के लिए। और अन्य सदस्य, इनकी बात करें तो अन्य सदस्य कितने हैं? 33। तो टोटल कितने हो गए हमारे? टोटल सदस्यों की बात करें तो 34। अगर हम बात करें जब स्टार्टिंग में, जब इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को, उस समय पे कितने थे? तो उस समय पे थे 1+7। एक एक कौन थे? एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में बात करते, जैसे 1956 में, 1960 में, इसके बाद में संशोधन होते हैं। जैसे जैसे आवश्यकता होती है उसी प्रकार संशोधन करके इनके सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाती है। ये कौन करती है? तो ये संसद का काम होता है। संसद इसके जो सदस्यों की संख्या हो समय समय पे मतलब उसके हिसाब से कि भाई काम का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके हिसाब से इन सदस्यों के संशोधन करके बढ़ाते रहते हैं। 2019 में लास्ट में हमारे इसकी जो वर्तमान समय के जो वर्तमान है, वर्तमान समय की बात कर रहे हैं हम, तो कितने हैं? 34 सदस्य 2019 में लास्ट हुई थी। तो इनकी बात कर लेते हैं हम। मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में, मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? डी वाई चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़। इनका जो कार्यकाल है वो अब समाप्त होने वाला है। ये लगभग 2022 से बने हुए हैं, तो 22 के बाद में अब कब तक इनका? नवंबर, नवंबर 2024। और जो नेक्स्ट होने वाले हैं, अभी की मैं बात कर रहा हूँ, अभी जो नेक्स्ट होंगे नवंबर के बाद में, नेक्स्ट कौन बनेंगे? तो संजीव खन्ना। नवंबर में कौन बनेंगे? नवंबर में जैसे ही ये इनका रिटायरमेंट होगी तो कौन बनेंगे? ये बनेंगे संजीव, संजीव खन्ना। आगे मैं बताऊंगा आपको कितना कार्यकाल होता है, कैसे इनको चुना जाता है, कैसे इसमें एक सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो अभी फिलहाल के लिए याद रखिए वर्तमान में सीजीआई कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। और ये नवंबर में, जब आपका चांसेस पूरे पूरे हैं कि आपका एग्जाम होगा लगभग जनवरी फरवरी में, तो आपसे पूछे भी जाए कि भाई करंट का भी क्वेश्चन बन जाएगा कि जैसे ये बनेंगे, ये कौन से नंबर के? 50वें नंबर के। और ये कौन से नंबर के? ये होंगे 51वें नंबर के। 51 के नंबर के, तो नंबर से भी कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं कि 50वें नंबर के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो आपको पता है डीवाई चंद्रचूड़ 51 में पूछ सकता है, तो कौन? संजीव खन्ना। कब लेंगे ये शपथ? जैसे ही नवंबर में, नवंबर में ये शपथ लेंगे। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा मैं और उस समय पे, अगर बात करें हम जब इसकी स्थापना हुई थी तब उस समय कौन थे? ये भी क्वेश्चन बनता है। एच जे कान्या, हीरालाल कान्या कौन थे मुख्य न्यायाधीश उस समय पे?
एच जे कानिया। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमेशा प्रथम तो पता ही होना चाहिए। प्रथम और प्रेजेंट से ही क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। थोड़ा सा ऐसा, सर्वोच्च न्यायालय में हमें न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या है जी? न्यायाधीशों की नियुक्ति। नियुक्ति का पता है, मैंने आपको बताया था कि नियुक्ति कौन करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट साहब। कौन करते हैं जी न्यायाधीशों की नियुक्ति? प्रेसिडेंट साहब करते हैं। तो एक होता है हमारे कॉलेजियम व्यवस्था। किसके थ्रू चुने जाएंगे? कॉलेजियम व्यवस्था। कॉलेजियस सिस्टम या कॉलेजियम व्यवस्था। इसके सदस्य या उनकी मैं बात करूं तो इसमें कितने सदस्य होंगे टोटल? 5 सदस्य। एक मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, और प्लस 4 अन्य जज, या मैं सदस्य बोल, एक तो सीजीआई होंगे प्लस 4 अन्य न्यायाधीश। न्यायाधीश वो भी कौन से होंगे? अन्य न्यायाधीश जो वरिष्ठतम होंगे। वरिष्ठतम का मतलब है जो सबसे ज्यादा एजेड में होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कितने कॉलेजियम व्यवस्था में जो सदस्य होंगे वो सीजीआई एक, सीजीआई एक ही होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 अन्य सदस्य जो उसके सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम सदस्य होंगे या न्यायाधीश होंगे। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं 2014 में जैसे ही सरकार चेंज होती है, कांग्रेस थी 14 से पहले, उसके बाद में जैसे ही भाजपा की सरकार आती है, तो भाजपा की सरकार आने के बाद में ये लेकर आते हैं एक कॉलेजियम व्यवस्था के लिए एनजेएसी। एनजेएसी क्या था? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। क्या जी? कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। इसके माध्यम से इसमें क्या व्यवस्था थी? इसमें कितने लोग होंगे? तो इसमें होंगे एक मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, प्लस सरकार द्वारा, कि सरकार रिकमेंडेशन करेगी जो जाने माने व्यक्ति हों, किसके? जो न्याय के बारे में या फिर संविधान के ज्ञाता हों। तो कौन? जाने माने विधि ज्ञाता, जाने माने विधि ज्ञाता। केंद्रीय विधि मंत्री ऐसे हो सकते हैं, या फिर दो और, प्लस केंद्रीय विधि मंत्री। और सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य न्यायाधीश।
लेकिन क्या होता है, 2015 में सर्वोच्च न्यायालय इस कमीशन को खारिज कर देता है। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, एक जुडिशियल रिव्यू सिस्टम होता है आर्टिकल 137 के तहत, उसमें कोई भी विधायी जैसे विधायी का मतलब कि कोई भी कानून बनाया जाता है उसको रिव्यू करने का जो किसके पास में होता है, अगर वो संविधान के अकॉर्डिंग है तो सही है, अगर संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो किसके पास में ये शक्ति है, तो संविधान जो हमारे सीजेआई है, फिर यहाँ संविधान जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके पास में शक्ति है कि उसको उस कानून को खारिज कर सकते हैं। तो 2015 में इस एनजेएसी को खत्म कर देते हैं कि ये कानून के तहत सही नहीं था, तहत सही नहीं था। तो कब खारिज करते हैं इसको, 2015 में। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं शपथ, ओथ, ओथ या शपथ कौन दिलाते हैं, तो हमारे राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति जी। नियुक्ति मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाएगी, और कैसे, कॉलेजियस सिस्टम के थ्रू होगी, कि जो इसमें नियुक्ति होती है उसमें कॉलेजियस सिस्टम के जो जो सदस्य होते हैं वो रिकमेंडेशन करते हैं। रिकमेंडेशन करने के बाद में हाई कोर्ट के जज हैं, इसमें 5 सदस्य टीम बनती है, 5 सदस्य टीम बन के कुछ हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं 2 लोग, और बाकी जो 3 करेंगे जो सीजीआई हैं दोनों को, वो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो टोटल कितने हो गए, 5। और और बात कर लेते हैं हम क्वालिफिकेशंस या फिर योग्यताएं। योग्यताएं क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन मैंने हमेशा आपको बताया, वह भारत का नागरिक, भारत का नागरिक, नागरिक होगा। नागरिक से मतलब आपको सब कुछ लोग समझते हैं ना, नागरिकता मैंने आपको पहले ही पार्ट नंबर 2 में आपको बता दिया कि नागरिक कौन होते हैं, कैसे होते हैं। व्यक्ति कहीं का भी हो सकता, कोई भी हो सकता, लेकिन नागरिक जो होंगे वे एक किसी पर्टिकुलर देश के होंगे जो जहाँ की नागरिकता प्राप्त कर रखी है। तो नागरिक और व्यक्ति में आपको अंतर पता होना चाहिए, कभी आप लोग कंफ्यूज हो। माफी चाहता हूँ दोस्तों कि टेक्निकल एरर की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से लाइट चली गई थी, और ये हमारा बोर्ड जो है वो बंद पड़ गया। कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा कि हमारा नया नया सेटअप है, कि कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो आपको भी और हमें भी। लेकिन ये टेक्निकल चीज़ें ऐसी होती है, ना आपके हाथ में होती है ना हमारे हाथ में होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। टेक्निकल चीज़ है, कुछ भी हम कह नहीं सकते, कुछ हमारी चीज़ में हाथ में नहीं। लेकिन हमारा प्रयास यही रहता है कि कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो चलिए हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे योग्यताएं, और हमारा टॉपिक कौन क्या चल रहा था, तो न्यायपालिका। तो इसमें योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, कि जब वो सर्वोच्च न्यायालय के नियुक्ति होती है तो उसके लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, नागरिक में मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद में हम बात करते हैं कम से कम 5 वर्ष, 5 वर्ष तक हाई कोर्ट, या हम बोलते हैं जिसे उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे हों। उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक जज या न्यायाधीश रहे हों। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं 10 वर्ष, 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में वकालत, वकालत की हो। कम से कम 10 वर्षों तक ये हाई कोर्ट में वकालत या अधिवक्ता रह चुके हों।
उसके बाद में हम बात करते हैं राष्ट्रपति के, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं उनके मत से अ, जाने माने विधिवेता बोल देते हैं, विधिवेता होने चाहिए या न्यायवादी होने चाहिए। न्यायवादी शब्द लिख लीजिए यहाँ, विधिवेता हम छोड़ देते हैं इसको। क्या कर लीजिए आप लोग, न्यायवादी, न्यायवादी। तो ये चार चीजें होनी चाहिए। भारत के नागरिक 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहे हों, 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकालत की हो, और राष्ट्रपति के मत से जाने माने न्यायवादी होने चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है, पूछ ली जाती है कि क्या क्या योग्यताएं होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज चुने जाते हैं, या फिर, और इनको हटाने की जो प्रक्रिया है, मान लीजिए कोई भी हमारे जज हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, जो जज हटाए जाएंगे, वैसी प्रक्रिया होगी कैसी, जैसे राष्ट्रपति जी को हटाने की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट जिसे हम बोलते हैं। इम्पीचमेंट किस संसद के द्वारा हटाए जाएंगे, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति जी, और हटाए जाने की प्रक्रिया संसद में निहित होगी, निहित होगी हटाने की प्रक्रिया। तो किसमें निहित होगी, संसद में। अभी तक हमारा, हमारे देश का सौभाग्य मानिए कि अभी तक ऐसा कोई भी, हमारे जो न्यायाधीश की बात करें, ऐसे कोई भी न्यायाधीश नहीं हुए हैं जिनको संसद के द्वारा या महाभियोग हम बोल देते हैं, महाभियोग के द्वारा उनको हटाया जाए। जो महाभियोग जैसी प्रक्रिया की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि जैसे हम राष्ट्रपति जी को हटाते हैं महाभियोग द्वारा, और हटाने की जो प्रक्रिया है ये होगी विशेष बहुमत। आई थिंक आप लोग विशेष बहुमत समझ गए होंगे मैंने क्या बोला था विशेष बहुमत में, कि आपको पता होना चाहिए कि इनको हटाने की प्रक्रिया कैसी होगी, संसद के विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, हाफ प्लस वन, और प्रेजेंट मेंबर का, प्रेजेंट मेंबर के 2/3 सदस्य उपस्थित होंगे, और अगर ये कर देते, बिल पास कर देते, तो बिल माना जाएगा, और जजों को अपना इस्तीफा देना होगा। लेकिन अभी तक ऐसा अभी तक नहीं हुआ हमारे देश में। बात कर लेते हैं हम न्यायाधीशों की पदा अवधि, या हम अवधि की बात कर लेते हैं कि कितने साल तक बने रह सकते हैं न्यायाधीश की पदावधि या अवधि। तो इनका न्यूनतम के बारे में बात नहीं करी गई, क्योंकि न्यूनतम कितनी एज होनी चाहिए उसका जज बनने के लिए, लेकिन अधिकतम की बात करते हैं हम। अधिकतम कितने वर्ष तक, अधिकतम की बात करते हैं हम, तो अधिकतम की 65 वर्ष। तो 65 वर्ष, 65 वर्ष तक की आयु तक केवल आप उच्चतम न्यायालय के जज रह सकते हैं। अगर यही बात करें हम, क्योंकि हाई कोर्ट अलग टॉपिक है, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, तो हाई कोर्ट की भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 62 वर्ष कितनी होती है, तो उनकी होती है 62 वर्ष। इसके बाद में हम बात करते हैं जैसे इनके वेतन। तो वेतन, वेतन कहाँ से, भारत की संचित निधि के द्वारा दिए जाएंगे, संचित निधि में से दिए जाएंगे। और अभी वर्तमान की बात करते हैं, तो वर्तमान में कितना है मुख्य न्यायाधीश का, 2,80,000 रुपए। ये किसका है, सीजेआई का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर अन्य जजों की बात करें तो 2 लाख, 2 लाख
50,000, 2,50,000 इनके अन्य सदस्यों का वेतन है। और ये भी किस में से दिया जाता है? तो भारत की संचित निधि से। एक हो और हम बात कर लेते हैं किसके जी? कार्यकारी न्यायाधीश। कार्यकारी न्यायाधीश कौन होंगे? हालांकि ये क्वेश्चंस नहीं पूछे, लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, कार्यकारी न्यायाधीश कौन होंगे। जब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई अभी नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट मंथ में जब नवंबर आएगा, तो हमारे डीवाई चंद्रचूड़ जो साहब हैं, तो वो कब इस्तीफा देंगे, मतलब इस्तीफा क्या देंगे, वो रिटायर होंगे। रिटायर होने के बाद में जब रिटायर होंगे तो कौन लेंगे? संजीव खन्ना। उनके बीच में जो समय होगा, समांतराल होगा, तो उसमें समय वो खाली होगा मुख्य न्यायाधीश का पद। तो मुख्य न्यायाधीश के पद को अस्थायी रूप से जो कार्यकारी न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करी जाती है। वो कितने दिन के लिए भी हो सकता है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के लिए हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही मुख्य न्यायाधीश चुन लिए जाते हैं, तो उनको शपथ ग्रहण के बाद ही ये जो पद है कार्यकारी न्यायाधीश का, वो एकदम समाप्त हो जाता है। उसके बाद में मुख्य न्यायाधीश आ जाते हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा तदर्थ न्यायाधीश। किसकी? तदर्थ न्यायाधीश की। ये आप बोलोगे कि भैया ये तदर्थ न्यायाधीश ये क्या होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, जब जैसे कि जो संवैधानिक पीठ होती है उसमें जो संख्या होती है 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे, कि भाई इनके अगर इनका कोरम पूरा नहीं हो रहा हो, तब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करी जाती है। और नियुक्ति करने के लिए इनका जो समय कार्य अंतराल जो होता है, समय सिर्फ 2 वर्ष के लिए होता है। 2 वर्ष के लिए। किसके लिए होगा? केवल 2 वर्ष के लिए। तो मैंने आपको बताया कि जो पीठ बैठती है, हमारी संवैधानिक बेंच जो होती है, जो वो बैठती हैं, तो 5, 7, 9, 13, 11 और भी हो सकते हैं ज़्यादा। लेकिन ज़्यादातर ये है कि भी इनका कोरम पूरा नहीं हो रहा हो, तब इनकी नियुक्ति करी जाती है। और नियुक्ति कौन करते हैं? सीजीआई करते हैं, चीफ जस्टिस जस्टिस ऑफ इंडिया। तो किसकी? पहले ये राष्ट्रपति से अनुमति लेंगे और उसके बाद में इनकी नियुक्ति करेंगे। इसके बारे में बात कर लेते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के, या सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के, या क्षेत्राधिकार, या फिर शक्तियां, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या इनको काम करने पड़ेंगे। पहले आता है प्रारंभिक क्षेत्र। प्रारंभिक क्षेत्र, इसमें क्या होगा? केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के बीच में टकराव, एक राज्य या केंद्र सरकार के बीच में टकराव, या एक या दो से अधिक राज्यों के बीच में टकराव होना, तो ये किसके अंदर आएगा? ये आएगा हमारे प्रारंभिक क्षेत्र के अधिकार। किसमें? सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। तो इनका निपटारा कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, कावेरी जल विवाद आपने सुना होगा। केरल, कर्नाटक, पुदुचेरी, इन 4 स्टेट में है। इनमें कावेरी जल को लेकर विवाद है, तो उसका फैसला जो कौन करेगा, इनका निपटारा जो करेगा आपस में, वो करेगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं न्यायाधीश क्षेत्राधिकार की, या न्यायिक क्षेत्र। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार कि भाई आपके मूल अधिकारों को, मैंने अपने आपको बताया होगा कि मूल अधिकारों का हनन होने पर आर्टिकल 32 के तहत आपको जो 5 रिट जारी करने का अधिकार होगा। तो क्या होगा?
आर्टिकल 32 के तहत, जैसे आर्टिकल 32 के तहत 5 रिट, 5 रिट कौन कौन से हो गए? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रेक्षा और उत्प्रेषण और प्रतिष प्रतिषेध, ये हमारी 5 रिट होंगी। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अभिलेखों का न्यायालय। अरे, हमारा बोर्ड कभी कभी परेशान कर जाता है, कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, आप लोग देख सकते हो। चलिए, हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे अभिलेखों का न्यायालय। अभिलेखों का न्यायालय, ये किस में बात करी गई है? तो आर्टिकल 129 इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। अभिलेखों का न्यायालय होगा आर्टिकल 129 के तहत। और अभिलेखों में क्या होता है कि इनके जो फैसले होंगे, कुछ भी कोई भी फैसले होते हैं वो ये हमारा एक तो अंतिम व्याख्याकर्ता संविधान का, और उसके बाद में जो इसके अभिलेख होंगे किसी भी हाई कोर्ट में रखे जा सकते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, न्यायालय, सत्र न्यायालय, कहीं भी इसके अभिलेखों का वर्णन किया जा सकता है कि जी वो कोई केस चल रहा है किसी भी तरह का कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है और इस फैसले को आप वहां रख सकते हैं। जो भी वो जहां पर भी वो हाई कोर्ट हो सकता है, अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय हो सकता है, अगर रखते हैं तो वो इसके फैसलों को नहीं बदल सकते। लेकिन हाँ, ये सबके फैसलों को बदल सकता है, ये अपने पास में किसी भी केस को मंगवा सकता है। तो सारी चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई हमारा जो अपीलीय क्षेत्र अधिकार में भी ये आते हैं। एक अधिकार कौन सा आता है? अपीलीय, अपीलीय क्षेत्र, अपीलीय क्षेत्राधिकार, कि भाई हम अपील कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अपीलीय अधिकार। मान लीजिए आपका पहले किसी जिला न्यायालय में, जिला न्यायालय के बाद में आप कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट जाते हैं, उसके बाद में कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ डायरेक्टली नहीं जा सकते, आप ऐसे ही मतलब पहले आप अधीनस्थ न्यायालय जाएंगे, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट से पहले कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के थ्रू ही आप जा सकते हैं, या हाई कोर्ट में जो भी लंबित कार्य पड़े हैं या फिर कुछ ऐसा कोई भी केस आता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवा सकता है। तो अपीलीय क्षेत्र अधिकार लास्ट कौन होगा? तो वो होगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये कौन से उसमें है? आर्टिकल मैं आपको बता देता हूँ, आर्टिकल 134। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 136, विशेष आज्ञा देने का अधिकार। किसकी बात कर लेते हैं हम? आर्टिकल 136, विशेष आज्ञा देने का अधिकार। मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ कि भाई कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कोई भी किसी भी तरह, जैसे हाई कोर्ट में कोई भी, अभी मैंने आपको बताया कि विशेष आज्ञा किसी भी केस को अपने पास में मंगाना है तो उसको आज्ञा दे सकते हैं कि ये लाइए हमारे पास लेके आइए, हम इसकी इस केस की सुनवाई करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल, आर्टिकल 136, इसमें क्या बोला गया है? विशेष आज्ञा देने का अधिकार किसको होगा? वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को होगा देने का अधिकार। भाई आपको समझ में तो आ रही है ना चीजें? कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपके सिर के ऊपर कर जा रही हो, हमारी भाषा में बोलते ना कि यार ऊपर कर चीजें निकल गई, बाउंस हो गई। तो बाउंसर तो नहीं जा रही है ना, सब सारी चीजें आप लोग समझ रहे हैं ना? इसके बाद में हम बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। क्या? न्यायिक पुनरावलोकन। थोड़ा बोलने में भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है। न्यायिक
पुनराविलोकन। आप पूछेंगे भैया जी ये क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के जैसे कोई फैसला है या कोई भी उसने फैसला दे दिया, उसके बाद में अगर इसका कोई रिव्यू करना है, इसके फैसले को चेंज करना है, इसका न्यायिक पुनरावलोकन करना है, तो वो किसके पास में शक्ति होगी? वो होगी सुप्रीम कोर्ट के पास। आर्टिकल, हम किसकी बात कर रहे हैं? आर्टिकल 137 के तहत कोई भी, मैंने आपको बताया, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोई भी विधायक, कार्यकारी या कार्यकारी संवैधानिक कोई भी विधि है, उसको लेके, उसके तहत, कि भाई उसको अगर विधि के तहत है बनाएगी तो उसको एज इट इज लागू कर सकते हैं। अगर विधि के तहत नहीं है कोई भी कानून, तो उसको ये समाप्त कर सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको एनजेएसी का, नेशनल एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के, इनकी जजों की नियुक्ति कैसे होगी। तो उसको 2015 में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको कैंसिल कर दिया गया। तो ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कोई विधि है, कोई राज्य सरकार बनाए या फिर केंद्र सरकार बनाए, तो उसको रिव्यू करने का अधिकार किसको है? तो सुप्रीम कोर्ट को। कौन सा आर्टिकल है? इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी, इसको भी मार्क कर लीजिए। 137 के तहत जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन। इसके बाद में हम बात करते हैं सलाह देना। सलाह देना, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को ऐसे संबंधित कोई भी, जिसमें कानून हो या फिर कोई संवैधानिक मामला हो, उसमें सलाह देने का अधिकार किसका होगा? तो वो सुप्रीम कोर्ट का होगा, कि 143 के तहत राष्ट्रपति इससे सलाह मांग सकते हैं। लेकिन सलाह केवल ऐसे ही होगी कि सलाह दी जाएगी, बाध्य नहीं है कि सुप्रीम वो हमारे प्रेसिडेंट साहब इसको मानेंगे ही मानेंगे, ऐसा नहीं है। सलाह होगी सिर्फ सलाह के तौर पर। तो हम इसको क्या भी बोलते हैं? परामर्शदात्री शक्तियां। और इसमें लास्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, क्या? संवैधानिक व्याख्या। क्या आ जाता है? संवैधानिक, संवैधानिक व्याख्या। मैंने आपको बताया कि भाई जो लास्ट पॉइंट, किसी भी संवैधानिक संशोधन हो या कुछ भी हो, अगर कोई संविधान का सबसे लास्ट में जो व्याख्या करता होगा, वो कौन होगा? वो होगा हमारा संविधान की, संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता। व्याख्याकर्ता कौन होगा? तो वो होगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। तो ये सारी चीज मैंने आपको बताई। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। हमारा ये सुप्रीम कोर्ट का पूरी सेपरेट क्लास रही। तो मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ इसमें, क्योंकि जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था वो सारी चीज़ें मैंने बताई। और मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ कि भाई कभी कभी इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे प्रथम, अभी तक हमारे भारत में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, लेकिन जज जरूर बन चुकी हैं इसके अंदर। प्रथम महिला, ये इंपॉर्टेंट चीज है, महिला न्यायाधीश, वो कौन थी? तो बीबी फातिमा। कौन थी? बीबी फातिमा। 1987 को, 1987 को ये प्रथम महिला न्यायाधीश बनी। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद में, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, अभी तक अगर हम बात करते हैं उसकी कि मुख्य न्यायाधीश कोई महिला बनी है, तो मुख्य न्यायाधीश अभी तक कोई नहीं बनी है। तो आपको ये चीज़, सारी चीज़ें पता होना चाहिए।
आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, सारी चीज़ें आप नोट कर ले होंगे, साथ के साथ कॉपी पेन हमेशा लेके बैठिए, हमेशा करते रहिए। तो क्लास का रिव्यू भी आप डाल सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है कैसी भी, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।